दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण सबसे पहले हम बेसिक क्लास होगी आज हिंदी व्याकरण की। ये सबसे बेसिक क्लास है। इसमें हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे। उसके बाद में हिंदी व्याकरण की पूरी सीरीज चलेगी। हिंदी व्याकरण हम पूरा व्याकरण पढ़ाएंगे। ये जो हिंदी व्याकरण है हमारा खुद का टाइप किया गया है। हम खुद इसको टाइप करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसको हम इसमें रखे हैं। इसको हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ये बहुत बेसिक क्लास है। इसमें सबसे पहले हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी व्याकरण में सबसे पहले वर्ण रचना के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण रचना कैसे हुई, ये सबसे बेसिक क्लास है। जो हिंदी व्याकरण की है ये सबसे बेसिक क्लास है। इसमें सबसे पहले हम वर्ण रचना के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हेल्प स्टूडेंट बाय के ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। चलिए देखते हैं वर्ण रचना। वर्ण रचना सबसे पहले हम वर्ण रचना पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि, जो हमारे मुख से निकलने वाली, देख लीजिए, हमारे मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्त की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण रचना में सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि जो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो मुख से हमारी प्रत्येक सार्थक ध्वनि निकलती है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी ध्वनि निकलती है, वो वही वर्ण कहलाती है। इसलिए ध्वनि को अभिव्यक्त की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। इसको आप बेसिक सी वर्ण है क्या, इसके बारे में। वर्ण यही है जो मुख से प्रत्येक सॉरी जो मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि होती है वही वर्ण कहलाती है। इसमें हम बात कर लें, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है वो 44 है और कुल संख्या 52 है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, अगर मूल वर्णों की संख्या अगर पूछी जाए तो आपको 44 बता देना है, और अगर कुल पूछी जाए तो 52 है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है और कुल 52 है। हिंदी के जो वर्णों को है वो कितने 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। इसका जो कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो इनको 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा वायु संवेग के आधार पर, और तीसरा तारत्व के आधार पर। इसके हिंदी वर्णों को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है? पहला उच्चारण के स्थान आधार पर, दूसरा संवेग के आधार पर, और तीसरा तारत्व के आधार पर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर 2 भागों में विभक्त। सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर कितने भागों में व्यक्त किया गया है? 2 भागों में व्यक्त किया गया है। सबसे पहले क्या हो गया? स्वर, और दूसरा क्या हो गया? व्यंजन। क्या उच्चारण के स्थान पर हम 2 भागों में पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला 2 भागों में विभक्त किया गया है, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हमको पहले ये पढ़ना है कि स्वर होते क्या है, स्वर कहते क्या है। जैसे हम 2 भागों में कहते, स्वर की जो परिभाषा है उसको आप देख लीजिए। जिन वर्णों का स्वयं अस्तित्व होता है, जिन वर्णों का स्वयं अस्तित्व होता है और जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, इन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। स्वर वर्ण देख लीजिए, जिन वर्णों का स्वयं अस्तित्व होता है और जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें स्वर वर्ण में रखा गया है। इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या 11 मानी जाती है। स्वर वर्ण कितनी संख्या है? 11। अगर कहीं आपको प्रश्न में पूछा जाए कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो आपको 11 बता देनी है। सबसे पहले आपको देख लीजिए, इसमें छोटा आग हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी हो गई, फिर बड़ी ई हो गई,
फिर छोटा ऊ हो गया, फिर बड़ा ऊ हो गया, फिर री हो गई, फिर ये हो गया, फिर ए हो गया, फिर ओ हो गया, फिर हो गया। यह जो 11 है ये स्वर में आते हैं, इन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। और उसके बाद में स्वर वर्ण के भेद बनेंगे कि स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं। वैसे स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं, लेकिन कुल 4 वर्ण भेद होते हैं। हमें 4 भेद पढ़ने हैं। सबसे पहले हास्य स्वर, उसके बाद में दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। इससे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन में। आप अगर हिंदी सिलेबस है, अगर हिंदी उसमें रखा गया है, तो आप वर्ण से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप इसको एक बार अगर पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ हम दे देंगे आपको, इसको पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं बाद में। लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें रखी गई हैं। आप इसको पहले पूरा पढ़िए। हास्य स्वर, फिर दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर और प्लुत स्वर। स्वर वर्ण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला हास्य स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। 4 स्वर। सबसे पहले हम हास्य स्वर पढ़ते हैं कि हास्य स्वर क्या है। इसमें कैसे पूछा जाता है कंपटीशन में, हास्य स्वर नहीं पूछा जाता है, उसमें 4 वर्ण दे देंगे और उसमें पूछेंगे कि हास्य स्वर इसमें कौन सा है। हास्य स्वर इसमें कौन सा है, इसमें 4 आपको वर्ण दे दिया जाएगा। इसमें पूछा जाएगा कि आपका हास्य स्वर क्या है। हास्य स्वर किसे कहते हैं? वह स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि हास्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4। कौन कौन सी? छोटा आ, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ, फिर री। ये हास्य स्वर में सबसे कम समय लगता है, इनको बोलने में, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जो स्वर की संख्या कितनी है? 11। इसमें सबसे कम समय लगता है। छोटा आ, फिर छोटी, फिर छोटा ऊ, फिर री। इसमें सबसे कम समय लगता है। इसे वह उच्चारण, वह स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। पहला छोटा, फिर छोटी, फिर छोटा ऊ, फिर ये 4 हास्य स्वर में आ गए। उसके बाद में हम दीर्घ स्वर देखते हैं। दीर्घ स्वर पढ़िए। ये आपको याद करना बहुत छोटी सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे हास्य स्वर हो गया, सबसे कम जिस वर्ण को बोलने में सबसे कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर जो हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है, जो हास्य स्वर से दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। देख लीजिए, वह स्वर जिनके उच्चारण में हास्य स्वर के दोगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 3 होती है और कुल 7 संख्या होती है। इसमें कुल 3 संख्या होती है और कुल 7 होती है। जैसे यहाँ पर 7 क्यों लिखा गया है आपको बता दें। जैसे यहाँ पर बताया गया कि स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। यहाँ पर बताया गया कि स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। अगर हम केवल 2 ही भेद माने तो 7 वो हो गया और 4 हास्य स्वर हो गया और 7 दीर्घ स्वर हो गया, तो 11 हो गए। तो इसलिए हम कुल 4 भेद पढ़ते हैं। तो इसीलिए हम आपको बता दिए कि इसमें 7 भी लिख दिए, वो लिखना बहुत जरूरी है। लेकिन दीर्घ स्वर जो इनकी संख्या होती है ये 3 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। ये हास्य स्वर से, जो हास्य स्वर के वर्ण हैं वो से दोगुना समय लगता है। उसमें छोटा था, फिर बड़ा आ हो गया, इससे दोगुना समय। छोटी ई थी, छोटा ऊ हो गया, उससे दोगुना समय लग गया। बोलने में, आपके उच्चारण में, अपना उच्चारण करके देखिए, खुद को उच्चारण करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। ऊ, छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, दोगुना समय लग गया। संयुक्त स्वर आप पढ़ते हैं। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? संयुक्त स्वर वह वर्ण जो 2 वर्णों से मिलकर बनता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। ये 2 वर्णों से बनकर, 2 स्वर वर्णों से मिलकर बनता है। ये नहीं कि हाँ इसमें व्यंजन स्वर आ गए। ये 2 स्वर वर्णों से ही बनकर एक स्वर वर्ण बनता है। 2 स्वर वर्णों से मिलकर एक स्वर वर्ण बनता है। जैसे ये हो गया, ए हो गया,
वो हो गया और आओ, ये संयुक्त स्वर में आते हैं। सबसे पहले अब प्लुप्त स्वर देख लीजिए। वह स्वर जिनके उच्चारण में हास स्वर के 3 गुना समय लगता है। वह स्वर जिनके उच्चारण में हास स्वर के 3 गुना समय लगता है उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या केवल एक है, ओम। देखिए हास स्वर, छोटा आ, उसमें ओम 3, उनसे 3 गुना समय लगा, इसलिए ये प्लुप्त स्वर कहते हैं। ये भी क्वेश्चन में, ये भी कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। टीजीटी और पीजीटी के पेपर में ये पूछा गया। हाँ, और एक बात आपको ध्यान रखना है, नोट में देख लीजिए कि अंक और आहा को ना ही स्वर कहा जाता है, ना ही व्यंजन कहा जाता है। इसे अयोग्यवाह यानी नपुंसक कहा जाता है। नपुंसक वर्ण किसे कहते हैं? अंक और आहा को। जिसे आपसे पूछ लिया जाए कि नपुंसक वर्ण किसे कहा जाता है, तो आपको अंक और आहा को नपुंसक वर्ण यानी अयोग्यवाह, इसे ना ही स्वर में रखा गया है, ना स्थान मिला है, ना ही व्यंजन में स्थान मिला है। ये क्या है? अयोग्यवाह यानी नपुंसक है। सबसे अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब इंपॉर्टेंट ही चीजें रखी गई हैं। अब आज व्यंजन वर्ण मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन वर्ण के 6 भेद होते हैं। पहले देख लीजिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है वो जो का से माँ तक की जो सीध वर्ण है, जो का से लेकर जो माँ तक के जितने वर्ण आते हैं ये सब स्पर्श व्यंजन में आते हैं। अंतस्थ व्यंजन में क्या होगा? या, रा, ला, वा। ये आपको बहुत जरूरी है, ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्र व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और वैदिक व्यंजन, ये यही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन में आप देख लीजिए या, रा, ला, वा, बस केवल 4 वर्ण हैं। अंतस्थ व्यंजन में आप देख लीजिए ऊष्र व्यंजन, सा, सा, हा, सा, हा, सा, हा, जितने सा हैं ये सब ऊष्र व्यंजन में। आपको सा से याद कर लीजिए, इसमें सब ऊष्र व्यंजन हो गए। संयुक्त व्यंजन छत, ज्ञ और श्रा, इसको संयुक्त व्यंजन में रखा गया। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। अंतस्थ व्यंजन भी 4 हैं, ऊष्र व्यंजन भी 4 हैं, संयुक्त व्यंजन भी 4 हैं। और जो द्विगुण व्यंजन है ढा, 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 ये वो जो का से माँ के बीच में आते हैं वो डा और ढा नहीं है। वो जो डा रहा है उसमें ये जो बिंदी लगी है वो नहीं लगी रहती है, वो उसमें बिंदी नहीं लगी रहती, जैसे वो उसमें और इसमें अंतर है। वैदिक व्यंजन किसे कहते हैं? वैदिक व्यंजन था ये वेदों में, वैदिक व्यंजन इसका नाम है। ये वेदों में इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे आप पुराण जो वेद या रामायण, आप वाल्मीकि रामायण देख लीजिए, उसमें इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन पहले वेदों में इसका प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले बात कर लें स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है क्या? वह व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? वह व्यंजन जिनके कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का प्रयोग होता है। क्या? स्पर्श व्यंजन वह व्यंजन जिनके कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का प्रयोग होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 16 होती है और कुल 25 होती है। इनकी संख्या 25 होती है। देख लीजिए सबसे पहले 25 को देख लीजिए। सबसे पहले का, खा, गा, घा, अंगा, ये कंठ, कंठ से निकलते हैं। आप पहले बोल के देखिए कंठ। उसके बाद में चा, छा, जा, झा, यहाँ ताल, ये तालु। उसके बाद में टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, मूर्धा, व्यंजन मूर्धा में आते हैं। ता, था, दा, धा, ना, दंत। ता, था, दा, धा, ना। आप केवल इससे समझ लीजिए दंत कैसे होगा। इसमें ता, था, दा, धा, ना में आपको बोलने से आपके जो दोनों ऊपर और नीचे के जो दांत हैं वो स्पर्श होंगे ही, आपके स्पर्श होंगे, इसलिए ये दंत व्यंजन कहा जाता है। दंत, इसमें सब स्पर्श होगा, कुछ ना कुछ स्पर्श होगा, इसलिए स्पर्श व्यंजन कहते हैं। पा,
पा में ओष्ठ कहते हैं, इसमें आपका ओष्ठ जरूर मिलेगा, इस वर्ण को बोलने में आपका ओष्ठ जरूर मिलेगा। पा, फा, बा, भा, मा ओष्ठ हो गए। जो हम इनकी जो मूल संख्या 16 बताए हैं, इनकी जो मूल संख्या 16 है, कुल 25 माना जाता है। लेकिन अगर स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए, जो स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या, मूल संख्या अगर पूछी जाए, मूल शब्द का अगर प्रयोग हो गया, तो आपको 16 ही बताना है। अगर कुल संख्या यानी वजह स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 होती है। जो आपको 25 आपके सामने है, 25 पांचों वर्ग, जो पांचों वर्ग हैं ये आपके सामने है, जो 25 5 वर्ग हैं। अगर इसमें जो 16 निकाल दिया जाए, तो आपको देख लीजिए, ये यहाँ से इतना इतना काट दीजिए, ये इतना निकाल दीजिए, इतना, ये मूल स्वर, ये मूल स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये 25 में आते हैं। तो इसमें आप देख लीजिए, 4 चौ 16, एक एक में 4 4 बचा। सबका अंतिम लाइन का अंतिम वर्ग काट लीजिए, जैसे डा, या, रा, ना, और जो सबसे नीचे ओष्ठ वाला है, इसको पा, फा, बा, भा, मा, इनको मूल स्वर की मूल स्पर्श व्यंजन में नहीं रखा गया है। तो इसलिए मूल स्पर्श व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाए तो 16, और कुल संख्या अगर स्पर्श व्यंजन की पूछी जाए तो आपको 25 बता देना है। आगे हम सबसे पहले बात करते हैं नोट। इन 25 वर्ण व्यंजनों को एक शब्द में उदित कहते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है उदित किसे कहते हैं। हिंदी व्याकरण में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उदित किसे कहते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन के जो 25 वर्ण होते हैं, उन्हें उदित कहते हैं, उन्हें उदित कहते हैं। अब आ गया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम देख ले। अंतस्थ व्यंजन वह व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ आए और अंतस्थ व्यंजन, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। देखिए, आप बोल के देखिए, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ आए, या, रा, ला, वा, इसमें आपकी जो सांस है, इसको उच्चारण में, इनके जो उच्चारण में अंदर आ रही है, तो ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। जिसके उच्चारण में श्वास अंदर की तरफ है, अंतस्थ व्यंजन, उसका नाम ही अंतस्थ व्यंजन है, यानी अंदर आ रही है, जो श्वास है वो अंदर आ रही है, इसलिए वो अंतस्थ व्यंजन है। या और वा को अर्धस्वर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि अर्धस्वर किसे कहते हैं। तो या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है, या और वा को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब बात कर लें ऊष्र व्यंजन की। ऊष्र व्यंजन आप देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, वह व्यंजन जिनके उच्चारण में अंदर गर्मी पैदा कर देता है, उसे ऊष्र व्यंजन कहते हैं। इसका नाम ही ऊष्र व्यंजन है, गर्मी पैदा करना। इनकी संख्या 4 होती है। सा, खा, सा, हा, सा, खा, सा, हा। इसको आप सा ही बोल सकते हैं, ये तीनों सा ही बोला जाता है। तो इसमें हम इसको बोलते समय इसके उच्चारण में गर्मी पैदा होती है, जो शरीर में है गर्मी पैदा होती है, इसलिए उसे ऊष्र व्यंजन कहते हैं। जिस व्यंजन को बोलते समय अंदर जो गर्मी पैदा करे, उसे ऊष्र व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। उन, शा, हा, शा, हा, 4 हो गया। संयुक्त व्यंजन देख लीजिए। संयुक्त व्यंजन, वह वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण देख लीजिए। वह व्यंजन वर्ण जो दो वर्णों को जोड़कर बनाया गया है, उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। छत्रज्ञ, श्र, छत्रज्ञ और श्रा हो गया। छत्रज्ञ और श्रा ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आप पहले याद रखिए, ये सब टेक्निकल चीज ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कंपटीशन में अगर आप हिंदी व्याकरण है, अगर हिंदी है तो हिंदी व्याकरण कम से कम 5 क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में आना ही आना है, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देख लीजिए, संयुक्त व्यंजन कितने हो गए, छत्रज्ञ और श्रा ये संयुक्त व्यंजन में आ गए। अब द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन वह व्यंजन जिनके, हाँ, वर्ण जिसमें 2 व्यंजन वर्ण का गुण पाया जाता है, उसे द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन के किसे किसे कहते हैं, वह व्यंजन
जिनमें दो व्यंजन वर्ण, जो दो व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाता है, इसमें दो व्यंजन वर्णों का गुण इसमें पाया जाता है, यानी दोनों दो व्यंजन वर्ण का स्वभाव इसमें यानी गुण इसमें पाया जाता है। इसमें डा और ढा, डा और ढा ये दो वर्ण हो गए। अब उसके बाद में हम बात कर लें वैदिक व्यंजन। वैदिक व्यंजन वह व्यंजन जिनका प्रयोग हिंदी में अब नहीं होता, इनका प्रयोग वैदिक व्यंजन का प्रयोग अब हिंदी में नहीं किया जाता है, यह वेदों तक ही सीमित रह गई, इनकी संख्या एक है था। ये सब जैसे आप विट्ठल लिखते हैं तो आप कहीं अगर विट्ठलनाथ एक हिंदी के जो अष्टछाप के कवि में थे, विट्ठलनाथ जो अष्टछाप के कवि में थे, मतलब उसका स्थापना की थी विट्ठलनाथ, उस वो विट्ठलनाथ अगर आप लिखते हैं तो इसका प्रयोग आप देखेंगे तो रहता है, इसका प्रयोग विट्ठल लिखने में आता है। ऐसे कई शब्द हैं लेकिन अब इसका प्रयोग होता नहीं है। उसके बाद में देख लीजिए हिंदी में फारसी भाषा के 5 वर्ण हैं। हाँ, इसको देख लीजिए हिंदी में जो है, हिंदी में फारसी भाषा कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण है, का खा गा जा और फा। ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में तुर्की के कितने शब्द हैं? 2 शब्द वर्ण हैं, पहला ढा और ढा। ये जो हम कौन सा द्विगुण व्यंजन, कौन सा व्यंजन पढ़ते? द्विगुण, हाँ द्विगुण व्यंजन जो पढ़े थे, देख लीजिए इसमें जो द्विगुण, हाँ द्विगुण व्यंजन पढ़े थे, ये कहाँ का है? ये तुर्की का है, ये तुर्की भाषा का वर्ण है जो हिंदी में प्रयोग किया जाता है। हिंदी भाषा में अंग्रेजी के 2 वर्ण हैं, ओ और औ, ओ और औ, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हो गए। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं दूसरा, जो अवायु संवेग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले वायु संवेग के आधार पर वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण के आधार, हाँ उच्चारण के स्थान आधार पर हमने पढ़ा। अब दूसरा आया वायु संवेग के आधार पर। सबसे पहले अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। सबसे पहले अल्प प्राण हो गया और दूसरा महाप्राण। सबसे पहले अल्प प्राण किसे कहते हैं? अल्प प्राण किसे कहते हैं? इसका अर्थ यह है कि थोड़ी या थोड़ा सा हवा, यानी जिस वर्णों के उच्चारण में वायु को धीरे से ली जाए या छोड़ी जाए उसे अल्पप्राण कहते हैं। किसे अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण की ध्वनियां निम्नलिखित हैं। समूह के, हाँ प्रत्येक समूह का पहला वर्ण और तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण अल्पप्राण होता है। देख लीजिए, वर्ग का प्रत्येक समूह का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण ये अल्प प्राण होता है। जैसे देख लीजिए का, गा, अंगा, चा, जा, ञा, टा, डा, अणा, ता, दा, ना। उसके बाद में पा, बा और मा, ये किस में आ रहे हैं? अल्प प्राण में आ रहे हैं। अल्प प्राण की संख्या देख लीजिए आप, अल्प प्राण की संख्या आ रहे। उसके बाद में अंतस्थ अल्प प्राण में क्या आ गए? अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में क्या आ गए? प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण है। जैसे हम उसमें अंतस्थ व्यंजन पढ़े, अंतस्थ व्यंजन क्या? या अलावा, तो उसको अल्प प्राण भी, अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। और अल अगर हम उच्चारण के स्थान के आधार पर पढ़ रहे हैं तो वो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। अगर वायु संवेग के आधार पर पढ़ रहे हैं तो ये अल्प प्राण है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। प्रत्येक हाँ अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होता है। जैसे या, रा, ला, वा, या। और उसके बाद में देख लीजिए महाप्राण। महाप्राण किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में वायु को तेजी से ली जाए, वायु को तेजी से ली जाए अथवा छोड़ी जाए उसे महाप्राण वर्ण कहते हैं। देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए कितने वर्ण हैं। प्रत्येक समूह का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। प्रत्येक प्रत्येक वर्ण, हाँ प्रत्येक समूह के वर्ण दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण क्या? जैसे का, खा और गा, छा, जा, टा, ढा, ता और डा, था और धा, ये क्या हो गए? और फा और बा, फा और भा, ये
क्या हो गए, महाप्राण संख्या हो गए। महाप्राण इसको याद लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, केवल आपको याद करना है बस। इसमें आप एक बार 2 बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपको महाप्राण, अल्पप्राण, स्वर व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ये सब आपको याद हो जाएंगे। आप केवल पढ़िए, इस तरह से इसमें टाइपिंग किया गया है कि आपको एकदम आसान हो जाए। उसमें अब आप देख लीजिए, प्रत्येक ऊष्र व्यंजन, उसमें क्या था, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण थे और ऊष्र व्यंजन ये महाप्राण हो गए। से सा हा सा हा, ये क्या है, महाप्राण है। जैसे महाप्राण पूछ लीजिए, ऊष्र व्यंजन महाप्राण, यानी ये महाप्राण है। प्रत्येक स्वर्ण वर्ण ना तो अल्पप्राण होते हैं ना ही महाप्राण होते हैं। क्या, जो स्वर होते हैं ना उन्हें अल्पप्राण कहा गया है, ना ही महाप्राण कहा गया है। ये किसी में नहीं आते हैं। उसके बाद में तीसरा आप देख लीजिए, तारत्य के आधार पर। तारत्य के आधार पर वर्णों को दो भेद, केवल 2 ही भेद माने गए हैं, घोष या संघोष। नहीं, घोष या संघोष वर्ण या अघोष वर्ण। घोष या संघोष यानी संघोष वर्ण किसे कहते हैं, वह वर्ण जिनके उच्चारण में तारत्व या प्रकंपन उत्पन्न की होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष कहलाता है। क्या, प्रत्येक वर्ग का चौथा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। जैसे कि देख लीजिए, गा, घा, अंगा, जा, झा, इया, रा, ढा, अड़ा, चा, दा, धा, छा, धा, ना, बा, भा और मा। ये क्या है, ये सघोष है। सघोष, सॉरी, एक बार देख लीजिए, क्या है, तारत्य के आधार पर ये सघोष व्यंजन है, इसको सघोष कहा जाता है। प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और हा घोष वर्ण है। हाँ, घोष वर्ण क्या है, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन। इसको देख लीजिए, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन हा और हा, प्रत्येक अंतस्थ व्यंजन और उसमें हा ले लिया जाए, ये घोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे या, रा, ला, वा और हा, ये क्या है, ये घोष वर्ण में आते हैं। क्या आते हैं, वर्ग का, देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, जो तीसरा है, चौथा है और पांचवा वर्ग जो है वो घोष है, यानी सघोष वर्ण है। और उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन, जितना अंतस्थ व्यंजन है, जैसे 4 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है, या, रा, ला, वा, और उसमें हा और जोड़ दिया जाए, ये घोष में व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर वर्ण भी घोष होते हैं। हाँ, जो महाप्राण और अल्पप्राण में उन स्वर व्यंजनों को नहीं जोड़ा गया, लेकिन अघोष जो सघोष वर्ण है, घोष वर्ण है, इनमें प्रत्येक जितने स्वर है, 11 की 11 जो स्वर हैं, ये घोष वर्ण ही कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं अघोष वर्ण किसे कहते हैं। घोष वर्ण वह वर्ण जिनके उच्चारण में तारत्व और प्रकंपन ना हो, अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, जो प्रत्येक वर्ण का वर्ग है, इसमें पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, पा, फा, ये अघोष में आ गए। प्रत्येक ऊष्र व्यंजन अघोष होते हैं। कितने अघोष, हा को छोड़कर, जैसे हा किस में आ गए, सघोष में आ गए, यानी घोष में आ गए। तो हा को छोड़कर जितने भी ऊष्र व्यंजन होते हैं वो क्या होते हैं, अघोष व्यंजन होते हैं। इसमें कौन सी संख्या, शा, हा, शा, हा को हम सघोष में ले लिए। उसके पहले में बस आज के लिए इतना वीडियो, ये काफ़ी है। देख लीजिए, इसकी हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इसको आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एकदम बेसिक क्लास थी, आज एकदम बेसिक क्लास थी। आगे की क्लास हम पूरा व्याकरण पढ़ाएंगे, हम इसी तरह से हम पूरा व्याकरण आपका एकदम क्लियर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।